यहाँ का डेली वेजर इस आश में था, इस उम्मीद में था कि आज न कल मेरी रेगुलराइजेशन हो जाएगी, तो उसके पास जितना भी सरमाया था वो सारा सरमाया उसने इसी नौकरी पे लगा दिया। 7,000 में आप अपने पेरेंट्स की दवाई का खर्चा बर्दाश्त करोगे, अपने बच्चों की तालीम का खर्चा बर्दाश्त करोगे, आप अपने खानदान का खाना पीना उठना बैठना उनका सब कुछ बर्दाश्त करोगे, इस समाज के साथ उठोगे बैठोगे लेन देन करोगे, क्या कर सकते इन 7,000 में या 9,000 में? क्या कर? सरकार ने फिर एक बार हवा में बाल फेंकते हुए ये कहा कि आपको रेगुलराइज किया जाए। मरहलवार तरीकों में हमें रेगुलराइज करना चाहती है, किस SRO के तहत किस पॉलिसी के तहत करना चाहती है, कौन से मरहलवार तरीके हैं वो, इसका कोई किसी को इल्म नहीं। बात आते हैं तब वो मैनिफेस्टो में जरूर ये लिखा होता है कि डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स को हम परमिट करेंगे, लेकिन जब सरकार कुर्सी पर आते हैं तो माहौल कुछ चेंज। में 7th पे कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एक डेली वेजर की तनख्वाह 18,000 होनी चाहिए। 2018 कहाँ और 2024 कहाँ? हाल ही दिनों में आफा हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर कि डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स को मरहलवार तरीकों से परमिट किया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में आई अब तक इनका फैसला नहीं किया गया है। लेकिन जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर भी जरा जोर देने की काफी जरूरत है, क्योंकि मैनिफेस्टो में उन्हें बाकायदा तौर पर कहा है कि तमाम कैजुअल्स और डेजुअल लेबर्स जितने भी है उन्हें परमिट किया जाएगा। मेरे साथ सजाद साहब है। सजाद साहब, एक अहम सवाल जानना चाहूंगा, आपने भी आफा सुनी होगी कि तमाम कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को मरहलवार तरीकों से परमिट किया जाएगा, लेकिन वो हफ्ता भी चला गया, एक महीना भी मुकम्मल हो चुका, लेकिन उस तरह का ऑर्डर सामने नहीं आया। यही भाजपा ने भी कहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहती है। आपको नहीं लगता है कि कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है? नज़रअंदाज करने के साथ साथ हमारे एहसासात और हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो हमने इस बारे में उसी वक्त रिएक्शन देते हुए ये कहा था कि सरकार को चाहिए ऐलानात के बजाय अमली इकदाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के ऐलानात कई 2014 में भी हुए, 2010 से ऐसे ऐलानात हुए और अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात लगाए गए इस हवाले से और बड़े बड़े ऐलानात भी हुए। और कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट इस हवाले से पेश की, कैबिनेट सब कमेटी के पास हाई पावर कमेटी, उन्होंने भी रिपोर्ट पेश की, रिकमेंडेशंस दे दिए। और यहाँ की मखलूत सरकार जो PDP और BJP की थी उन्होंने भी एक रिपोर्ट इस हवाले तैयार की थी और एक SRO भी इशू किया था, लेकिन ना उस SRO पे अमल हुआ ना उस रिपोर्ट पे कोई अमल हुई। तो आज सरकार ने फिर एक बार हवा में बाल फेंकते हुए ये कहा कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा। और हमारे कुछ नाआशना ट्रेड यूनियन से कुछ नाआशना लोग जिनको ट्रेड यूनियन का ABC भी पता नहीं है, उन्होंने खैर मकदम किया इस चीज का। लेकिन सरकार और उन सब लोगों से हमारा एक सवाल है कि आपने खैर मकदम किया, किस चीज का खैर मकदम किया? क्या आपके पास कोई पॉलिसी है? वो सरकार कह रही है कि मरहलवार तरीकों में आपको रेगुलराइज किया जाएगा। अगर वो मरहलवार तरीकों में हमें रेगुलराइज करना चाहती है, किस SRO के तहत किस पॉलिसी के तहत करना चाहती है, कौन से मरहलवार तरीके हैं वो, इसका कोई किसी को इल्म नहीं है। कहने वाले को इल्म नहीं है, ना सुनने वाले को इल्म है। सरकार से हमारा मुतालबा है कि अगर वो कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी अनाउंस करना चाहती है तो सरकार को चाहिए वो पॉलिसी अनाउंस करने से पहले यहाँ के जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है, डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हकीकी नुमाइंदे जो है, तो उनके साथ मशावरत करके हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारे जो रिजर्वेशन है उसको दूर करे, उसके बाद पॉलिसी सामने लाइए। जब इंतखाबात आते हैं तब वो मैनिफेस्टो में जरूर ये लिखा होता है कि डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स को हम परमिट करेंगे, लेकिन जब सरकार कुर्सी पर आते हैं तो माहौल कुछ चेंज हो जाता है। आपको क्या लगता है क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्यों बार बार अगर जितनी भी सरकार के पास आप गए वहाँ आपने अपनी जो पॉलिसी है वो रख दी है, लेकिन क्या वजह? देखिए, आज तक रीजनल पार्टीज इस पर सियासत किया करती थी। वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो दूर की बात उसमें नहीं रखा करते थे, लेकिन आज के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज़ का जिक्र है। तो रीजनल पार्टीज ने इस हवाले से असेंबली इलेक्शंस के दौरान, पार्लियामेंट इलेक्शंस के दौरान या DDC या पंचायती इलेक्शन जो हुआ करते थे उसमें वो बड़ा चढ़ा के इस चीज़ को बयान करते थे कि डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के साथ ज्यादती हो रही है, वो हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जब यही लोग फिर रूलिंग पार्टी में आ जाते, जब इक़्तिदार में आते थे, तो फिर ये डेली वेजर्स को भूल जाते थे। और जब ये अपोजिशन में हुआ करते थे तो हमारे हवाले से रोना रोते थे, मगरमच्छ के आंसू बहाया करते थे। अब अफसोस इस बात का है कि रीजनल पार्टीज के साथ आज नेशनल लेवल की पार्टियां जो है वो भी इस किस्म की सियासत कर रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस चीज का ऐलान किया कि यहाँ के छोटे दर्जे के मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाएगा। जब 5 अगस्त हुआ, धारा 370 खत्म किया गया, 35 खत्म किया गया, इस स्टेट को UT में तब्दील किया गया। उस वक्त दिलासा दिलाने
لانے کے لیے انہوں نے بھی اس چیز کا اعلان کیا کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. منیمم ویج ایکٹ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ یہاں پہ اطلاق ہوگا, اور منیمم ویج ایکٹ 25 ستمبر 2024 کو دلی میں یونین منسٹری آف لیبر اینڈ امپلائمنٹ انہوں نے آرڈر ایشو کیا, لیکن یہاں پہ ابھی بھی 311 روپے کے حساب سے تنخواہ دی جا رہی ہے, نہ کوئی منیمم ویج ہے نہ کچھ ہے. کیونکہ 2018 میں 7th پے کمیشن نے ریکمنڈ کیا تھا کہ ایک ڈیلی ویجر کی تنخواہ 18,000 ہونی چاہیے. 2018 کہاں اور 2024 کہاں, 6 سال کا وقفہ ہے. ہمارا جموں کشمیر کے ساتھ لداخ بھی حصہ ہوا کرتا تھا, وہاں پہ پرسوں ہی 2022 میں لاسٹ 2 سال پہلے وہاں پہ انہوں نے آرڈر ایشو کیا تھا کہ ایک ڈیلی ویجر کی تنخواہ 450 سے 850 ہوگی, لیکن اسی کا دوسرا حصہ جموں کشمیر بھی ہے جس کو ملک کا تاج کہا جاتا ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھیے 311 روپے, وہ بھی 1 مہینہ 2 مہینہ ایکسرسائز کرنے کے بعد, سب سے ریکمنڈیشنز لینے کے بعد, سب سے تجاویز لینے کے بعد, جب وہ ایڈوائزری بورڈ بیٹھا تو انہوں نے 11 روپے کا اضافہ کیا. شاید مجھے لگ رہا تھا کہ اس 11 روپے سے جموں کشمیر کا جو خزانہ ہے خالی ہونے والا تھا. آپ جب آج کی بات کریں گے, عوامی سرکار ہے جنہوں نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں اس چیز کا ذکر کیا, وہ آج کہہ رہے ہیں کہ 7 نومبر 2024 کو انہوں نے آرڈر سرکولر ایشو کیا. اس سرکولر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ریٹس ہے, جو یہاں پہ رائج ہے, جو لے رہے ہیں, اس کے حساب سے بجٹ پریپریشن ہونی چاہیے. یہ تو سراسر ظلم ہے, ناانصافی ہے, کیونکہ دلی میں آپ 783 روپے سے 1035 روپے دے رہے ہو اور یہاں پہ 311 روپے دے رہے ہو. صاحب, آپ کی نظر میں کتنے ایسے کیجول لیبرز ہیں جن کے گھر میں رات کو چولہے نہیں جلتے؟ دیکھیں, ہمارے 50% لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دادر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, جو قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ کا یہ بھی سوال ہوگا کہ 9,000 میں گھر کیسے چلتا ہے, 3,000 میں گھر کیسے چلتا ہے. یہاں کا ڈیلی ویجر اس آش میں تھا, اس امید میں تھا کہ آج نہ کل میری ریگولرائزیشن ہو جائے گی, تو اس کے پاس جتنا بھی سرمایہ تھا وہ سارا سرمایہ اس نے اسی نوکری پہ لگا دیا. اس نے وہ سارا سرمایہ, چاہے اس کے پاس زمین تھی, چاہے اس کے پاس زیورات تھے, چاہے اس کے پاس کچھ بھی تھا, تو اس نے اپنا سب کچھ اسی پہ خرچ کر دیا. اگر ہم بات کریں گے, ہمارے سیریکلچر کے بھائی ہیں, ہمارے ایگروسٹالوجی کے بھائی ہیں, فارسٹری کے بھائی ہیں, ہمارے ٹوریزم کے بھائی ہیں, ہمارے سیزنلز ہیں, ہمارے SDF والے ہیں, ان کو آج کے دور میں بھی 12 مہینہ کام لینے کے بعد 4 مہینے کی تنخواہ دی جاتی ہے. ان کو آج بھی 9,000 جب کی ریٹ ہے, ان کو آج بھی 4,000 روپے دیے جاتے ہیں. ہمارے SDF والے 2,500 روپے پہ کام کرتے ہیں. ہمارے کنسولٹیٹس ہیں, یہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں صفائی کرمچاری ہے جو آپ کا سارا کوڑا کرکٹ, آپ کی ساری گندگی کو صاف کرتے ہیں, آپ کے ہاسپٹلس کو رن کرتے ہیں. تو ان کو آج کے دور میں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے, ان کو 200 روپیہ مہینہ دیا جاتا ہے. اگر اس کے ہائر اپس کا دیکھیں گے, اس کے باتھ روم کے ٹیشو کا کتنا خرچ آتا ہوگا ایک مہینے کا, تو شرم کی بات ہے. واٹر کی ایک بوتل آج 20 روپے میں آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جہاں ایک طرف سے سمارٹ میٹر لگائے گئے ہیں, آپ کو سمارٹ میٹر میں 2,000 روپے فیس دینی ہے. یہاں سے آپ کو سرکار 9,000 روپے دے دے گی. 9,000 کو 2,000 مائنس کر کے آپ کے 7,000 روپے بنتے ہیں. 7,000 میں آپ اپنے پیرنٹس کی دوائی کا خرچہ برداشت کرو گے, اپنی بچوں کی تعلیم کا خرچہ برداشت کرو گے, آپ اپنے خاندان کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, ان کا سب کچھ برداشت کرو گے. اس سماج کے ساتھ اٹھو گے, بیٹھو گے, لین دین کرو گے. کیا کر سکتے ہیں ان 7,000 میں یا 9,000 میں, کیا کر سکتے ہیں؟ سرکار کو اس بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے. ایک ہیومن ایشو ہے, ہم اس قوم کا ایک حصہ ہے, ہم بہار سے یا راجستھان سے تو نہیں آئے ہیں, ہم اس قوم کا ایک حصہ ہے. سرکار کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. سرکار کو یہاں پہ مینڈیٹ دیا گیا ہے نیشنل کانفرنس کو, اس لیے یہاں کے لوگوں نے کہ وہ یہاں کی مشکلات کو دیکھیں, یہاں کے جو لوگوں کے مصائب ہیں ان کو دیکھیں. لیکن اگر وہی ہم پہ ظلم کریں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں کا رخ کریں. آخری سوال جاننا چاہوں گا, احتجاج بھی کیا آپ نے, تمام ڈیلیویجرز اور کیجول لیبر سڑکوں پر بھی رہے, تب بھی ٹس سے مس سرکار نہیں ہوئی, یا مرکزی سرکار کہے یا جموں کشمیر کی سرکار کہے. آپ نے اپنی بات بھی رکھی لیکن تب بھی نہیں سنی جاتی ہے. اب کیا فیصلہ لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جہاں ہم 9,000 بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں, جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے, جو کہ پریشان ہے, جو نالا ہے, سرکار اس کی نہیں سن رہا ہے, تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بار
इलेक्शन मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या बीजेपी ने या बाकी पार्टीज ने इस चीज़ को लाया रेगुलराइजेशन के हवाले से, और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात भी इलेक्शन कंपेनिंग के दौरान किए हैं। तो हम उसी चीज़ का ऐलान इंतज़ार कर रहे थे। 1 महीना हो गया सरकार को, शायद कोई ना कोई इकदाम उठाया जाएगा। सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से कोई ना कोई फैसला करेगी। अब सरकार ने रेगुलराइजेशन के हवाले से कोई फैसला तो नहीं किया। अब बजट की प्रिपरेशन हो रही है। हम चाहते हैं कि मरकजी सरकार को कोई भी जवाजियत नहीं बनती है जब आप बजट प्रिपेयर करोगे और उनसे मुतालबा करोगे मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, उनसे मुतालबा करोगे कि आप मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से हमें पैसा वागुजार करें, तो उनको कोई जवाजियत नहीं बनती है। वो आपको नकारेंगे, वो आपको पैसे वागुजार करेंगे। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उनसे मुतालबा करिए, आप पहले बजट की प्रिपरेशन करिएगा। तो अगर सरकार ने 27 नवंबर को बजट डिस्कशन हो रहा है, अगर उसमें नहीं होगा तो 28 को हम प्रेस कॉलोनी में एहतजाज बुलंद करेंगे और सरकार को गहरी नींद से जगाएंगे। और मुझे लगता है फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है, इस एहतजाज को आगे ले जाएंगे और शिद्दत और जदत से तब तक काम करते रहेंगे जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार आई जिसने अपनी कुर्सी पर बैठी, लेकिन इन्हें हमेशा जो है नज़रअंदाज किया। क्या वजूहात है? क्या मरकज़ भी नहीं सुन रही है? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार तक नहीं सुन रही है? क्या 9000 में इनका घर चलता है या नहीं चलता है? ज़रा गौर करिएगा इस बात पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए। आप देखते रहिए कश्मीर पर वीडियो जर्नलिस्ट आशिक नाई के साथ शबरेज बशीर, श्रीनगर।